कीजिएगा, क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ फॉर द फॉलोइंग डेटा। Find the missing frequency small f for the following data. For the following data, comma, if the mode for the following data is if the mode for the following data is 39। ठीक है, अब डेटा क्या दे रखा है देखिएगा, क्लास और इधर नीचे है फ्रीक्वेंसी। फाइव से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 और 65 से 75। ये है। अब जो फ्रीक्वेंसी है वो दे रखी है 2323 F 7422 7422, ये फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं। अब वो बोल रहे हैं कि इसमें जो एक फ्रीक्वेंसी है ना F, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, मुझे ये फाइंड आउट करनी है। और इस डेटा को पहले तो बना लीजिए कायदे से, ये तो क्वेश्चन इस तरीके का आपको आएगा। अब इस डेटा को ऐसे बना लीजिए आप, इधर लिखेंगे क्लास, से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 और 65 से 75। ये हो गया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी को हम FI बोल देते हैं। ये हो गया 2 3 F 7 4 2 और 2। अब ये वाला जो होता है ना मोड वाले में मेरे को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर हमको पहले अगर मोड निकालना होता तो मैं ये देखता कि इनमें से फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा कौन सी है। तो अभी तो जो डेटा है उसमें 7 जो फ्रीक्वेंसी है सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन हो सकता है F जो है वो 7 से भी ज़्यादा हो, मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, तो मैं नहीं कह सकता कि मॉडल क्लास कौन सी होगी। लेकिन जब मोड मेरे को पहले से ही दे रखा है 39, तो मैं ये देखूंगा 39 किस वाली इंटरवल में लाई करेगा। 35 से 45 के बीच में 39 लाई करेगा। तो इसको आप एक बॉक्स में बंद करो और ये आपकी हो गई मॉडल क्लास। तो आप ये कहेंगे कि मोड इज इक्वल टू 39, ब्रैकेट में लिखिएगा गिवन। सो मॉडल क्लासेस 35 से 45, ठीक है। मोड इज इक्वल टू 39, मोड इज इक्वल टू 39। मोड का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस F1 minus F0 minus F2 into H 2F1 minus F0 minus F2 into H चलिए जी, इज इक्वल टू 39, इज इक्वल टू 39, ये हो गया। अब इसके बाद देखिएगा कि लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या है? 35। तो आपने यहाँ पर लिख दिया 35 प्लस
F1 माइनस एफ नॉट ऐसा होता है कि जो मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास की जो लिमिट जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको तो हम बोल देते हैं F1, उससे जस्ट बाद वाली को बोल देते हैं F2 और उससे जस्ट पहले वाली को बोल देते हैं एफ नॉट F0। तो F1 से पहले वाली F0, F1 के बाद वाली F2। तो अब इन वैल्यूज़ को आप रख दीजिए। F1 कितना है 7 माइनस एफ नॉट कितना है F अपॉन 2 इंटू F1 यानी कि 2 इंटू 7, एफ नॉट है F माइनस F2 कितना है 4 इंटू एच। एच होता है यहाँ पर क्लास विड्थ। क्लास विड्थ मतलब कितने कितने का गैप है, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 10 10 का गैप। तो इसका मतलब एच की वैल्यू होगी 10 इज इक्वल टू 39। अब ये जो 35 है इसको उधर ले जाओ, ये हो गया 7 माइनस एफ अपॉन 14 माइनस एफ माइनस 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 39 माइनस 35। अब क्या करेंगे, 7 माइनस एफ, 7 माइनस एफ अपॉन 14 माइनस 4 कितना हो गया 10, तो 10 माइनस एफ इंटू 10 इज इक्वल टू 39 माइनस 35 इज 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 5 7 जा 35, 5 इंटू एफ इज माइनस 5 अब 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 इंटू 10 इज 20 और 2 इंटू माइनस एफ इज माइनस 2f। इसको इधर ले आए, माइनस 5f प्लस 2f इज इक्वल टू 20 माइनस 35। माइनस 5 और प्लस का 2 कितना हो गया, माइनस 3f और 20 माइनस 35 इज माइनस का 15। माइनस से माइनस कट गया, 3 5 जा 15। तो ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है ये है 5। ठीक है, बताइए जी, क्लियर है सभी को? अगर दो वैल्यूज दे रखी होती हैं तो फिर कोई एक और कंडीशन दे रखी होती है। क्या ये होता है कि उसमें ना ये बता रखा होता है कि कितने डेटा का हमारे पास, कितने डेटा की कितने डेटा मतलब कितने का डेटा दे रखा है, कितनी क्वांटिटी का डेटा दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए वो बता देंगे कि ये मोड किस चीज़ का है, ये मोड इस चीज़ का है कि एप्पल खाना कितने लोगों को पसंद है। ठीक है, तो एप्पल खाना कितने लोगों को पसंद है तो उसका डेटा दे रखा है। और ये बता दिया कि अ सर्वे वाज कंडक्टेड ऑन अ ग्रुप ऑफ 100 पीपल। तो अगर 100 लोगों पर सर्वे करा जा रहा है तो यानी कि ये जो सारे नंबर ऑफ पीपल हैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, तो इन सब का सम जो है वो 100 के बराबर होगा। तो जब भी कभी हमारे पास दो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, मैं करा देता हूँ इक्वेशन, दो फ्रीक्वेंसी होती हैं तो दो इक्वेशन बनेगी, वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व हो जाता है। मैं भी करवा देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन 2 वाला है क्या? पर दोनों सेम है। थोड़ा सा सेम ही लग रहा है मुझे। इसमें दो नहीं है, दो फ्रीक्वेंसी नहीं है, पर दोनों की वैल्यू सेम ही है क्योंकि दोनों एक और मोड दिया है, मोड निकालना है। मोड का ही है। चलिए क्वेश्चन नोट करिए। ऑन स्पोर्ट्स डे, ये ऊपर से मिटा दें। अच्छा, कल स्कूल किस किस को जाना है? स्कूल सर किस हमारी किस- ऑनलाइन हो गई है अच्छा, मतलब सर कब 12 तक? बजे तक, 12:30। बाकी सबकी छुट्टी है कल? कोई खबर नहीं है जाना सर। स्कूल? मेरे से तो वैसे भी नहीं है। वो आ रहे हैं तुम्हारे स्कूल में तो है? यस सर, अभी नोटिस आया हाँ, तो उसने ये बताया मेरे को कि कल की छुट्टी हो गई है। सर, ऑनलाइन है। अच्छा, नहीं ऑनलाइन करेगा को आप online। छुट्टी मानते हो? कौन जा रहा है ऑनलाइन? कोई लॉगिन कर दिया होगा एकदम। चलिए जी, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, ऑन स्पोर्ट्स डे ऑफ अ स्कूल, on sports day of a school, age wise participation of students.
sports day of a school, age-wise participation of students is shown in the following distribution. सर इस क्वेश्चन में मोड नहीं दिया ना, जब दिया है मुझे दिया याद नहीं। is shown in the following distribution. नहीं दे कॉल ऑफ फ्रीक्वेंसी भी दी, age in years, 5 से 7, फाइव से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17 और 17 से 19. Number of students. Number of students x 15, 18, 30. X 15, 18, 30, 50, 48 x. x. Find the mode of the data. तो यहाँ पर जो दो फ्रीक्वेंसीज हैं वो मिसिंग है. वो बोल रहे हैं फाइंड द मोड ऑफ द डेटा. Also find the missing frequencies when sum of frequencies is when sum of frequencies is 181. यानी कि इनका सबका सम दे दिया. ठीक है, हो जाएगा. अब आपको क्या करना है कि इनको सबको सारी फ्रीक्वेंसीज का सम दे रखा है आपको 181. सारी फ्रीक्वेंसीज ऐड करेंगे, ऐड करके उसको 181 के बराबर रखेंगे तो उसमें अननोन x है तो x आपके पास आ जाएगा. ठीक है, और फिर मोड निकालना वो तो बड़ा आसान है. देखिए यहाँ पर है हमारे पास एज लिख दीजिए कितनी है 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19. ये तो एज होगी. उसके बाद है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रीक्वेंसी. तो वो कितनी दे रखी है x 15, 18, 30, 50, 48 और x. ये हो गया. इन सभी फ्रीक्वेंसीज का सम जिसको हम कैपिटल N बोल देते हैं वो दे रखा है 181. ठीक है, तो यहाँ पर आप ये करिए सिंस कैपिटल N इज इक्वल टू 181. अब कैपिटल N क्या, इन सबका सम. तो इन सबका सम क्या हो जाएगा 5 + 8 13 + 8 21. 2 कैरी आ गया, 2 + 1 3 + 1 4 + 3 7 + 5 12 + 4 16. 161 + x इज इक्वल टू 181. तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 181 - 161. तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 20. 2 1 = 2, 2 10 = 20. तो x की वैल्यू आ गई 20. तो ये तो अननोन फ्रीक्वेंसी हो गई. तो अब आप ये देखिएगा ये जो x है ये क्या है, ये 10 है. और ये वाला जो x है ये क्या है, ये भी 10 है. इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है 50. और 50 के 50 तो है x की वैल्यू 10 आएगी ना.
हाँ 20 लिखे सर आपने। अच्छा सॉरी, पता नहीं क्या यहाँ 10 लिख रहा हूँ, यहाँ पर 20 लिख रहा हूँ। तो सर आप ही जान। चलिए, इसको कहते हैं दिमागी दिवालियापन का। चलिए जी, एक 10 हो गया इधर, ये हो गया 50। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 50 है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 50 है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो क्लास है वो 13 से 15 है। तो यहाँ पर नोट कीजिएगा कि क्लास कॉरस्पॉन्डिंग टू द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्लास कॉरस्पॉन्डिंग टू द class corresponding to the highest frequency is 13 to 15, ठीक है। सो देयरफॉर ये हमारी मॉडल क्लास क्या रहेगी, मॉडल क्लास क्या होगी 13 से 15। अब मोड निकाल दीजिए, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। L क्या है 13 प्लस F1 माइनस F0। तो देखिए ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये तो F1 हो गई, इससे पहले वाली F0, इसके बाद वाली F2, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, F1 माइनस F0, तो 50 माइनस 30 अपॉन 2 इंटू 50, 2F1 मतलब 2 इंटू 50 माइनस F0 इज 30 माइनस F2 इज 48 इंटू H इज 2 साल का गैप है 2। 50 माइनस 30 इज 20, 2 इंटू 50 इज 100 माइनस 30 और माइनस 48 कितना हो गया, माइनस का 78 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। तो 13 प्लस 20 अपॉन 100 माइनस 78 कितना हो गया 22 इंटू 2, 2 11 जा 22, ठीक है। अब एलसीएम ले लीजिए, 11 3 जा 33, 11 1 जा 11 और 3 14, 143 प्लस 20 अपॉन 11, तो ये हो गया 163 अपॉन 11, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 16 माइनस 11 इज 5, 5 3 53, 11 4 जा 44, 53 माइनस 44 इज 9, 9 0 90, 11 8 जा 88, 2 आ गया 20 हो गया, 11 1 जा 11, ठीक है ना। 14.11 आया, 9 आ गया, फिर अप्रॉक्सीमेटली 14.82 बोल दीजिए, क्योंकि अगली वाली वैल्यू जो है वो 8 आएगी, तो अप्रॉक्सीमेट करके 14.82 बोल दीजिए, ठीक है। सर स्टेप डेविएशन हट गया है। स्टेप डेविएशन देख कर बता दूंगा मैं, शायद हट गया है, शायद हट गया है स्टेप डेविएशन, है या नहीं किसी को याद नहीं। एक देख लीजिए 2 वैल्यूज वाला, सर वो ऑल इन वन की किताब में दिया है, जबकि उसमें सारा हटा हुआ है उसमें से। स्टैटिस्टिक्स में ना, इसमें यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें 2 वैल्यूज़ हैं जो मिसिंग हैं, और वो वैल्यूज़ 2 वैल्यूज़ जो मिसिंग होती हैं तब कैसे निकाला जाता है, क्वेश्चन कैसे करा जाता है वो देखिएगा। सर स्टैटिस्टिक्स में बस ये दे रखा है मीन मीडियन मोड ऑफ ग्रुप डाटा, मीन मीडियन मोड ऑफ ग्रुप डाटा, बस, और इसके बाद ब्रैकेट में होता है बाई मॉडल सिचुएशन टू बी क्या बाई मॉडल सिचुएशन टू बी अवॉइडेड, बायो मॉडल सिचुएशन टू बी अवॉइडेड। रुक जाओ देख लेता हूँ, ब्रैकेट में ये सीबीएसई की वेबसाइट से निकाला हुआ सिलेबस बता रहे हो ना। यस सर। यार ऑडियो में जो भी कटा है ना वो सब उन्होंने हटा दिया एडिशन में, हटा दिया नए वाले में, हटा दिया साहब, पर ये स्टेप डिवीजन के है क्वेश्चन। वो पता है क्यों दे रखा होगा, क्योंकि स्टेप डेविएशन से थोड़ा आसान पड़ जाता है क्वेश्चन। कभी भी आपसे ये बोला नहीं जाएगा कि पर्टिकुलरली इस मेथड से करो। ऐसा है कौन से ईयर में? कुछ क्वेश्चंस में लिखा हुआ था नीचे सीधे सीधे पर्टिकुलर बोला गया कि इससे करो। उस पर लिखा हुआ है सीबीएसई ईयर लिखा हुआ है, कल अगर बुक लाऊंगा दिखा देना मेरे को।
अभी देख कर बता रहा हूँ। हाँ यही है, मीन मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुप डेटा, और बीच में लिखा हुआ है बाई मॉडल सिचुएशन टू बी अवॉइडेड। ये बाई मॉडल सिचुएशन कौन सी होती है पता नहीं, छोड़ो, कोई नहीं, आप कर लीजिए, 2 एक्सरसाइज तो कर ही लो, फर्स्ट और सेकंड जो है ना। अब इससे जो है एक चीज़ क्लियर हो गई कि ओजाइव नहीं करना हमको। अच्छा, और कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि स्टेप डेविएशन नहीं है, मीन लिखा हुआ है तो मीन के तीनों मेथड कर लो, क्या प्रॉब्लम, आसान। देखिएगा एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन 2, the median of the distribution given below is 28.5, find the value of x and y in class interval or frequency। क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये कौन है मीडियम होगा वैसे, मीडियन दे रखा है 14.3 पर मीडियम की है, और फ्रीक्वेंसी है 5x 2015 5x 2015 y05। अच्छा, और इस क्वेश्चन में दे रखा है कि if the median of the following, if the median of the distribution given below is 28.5, find the values of x and y। और नीचे ना यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है टोटल, और इधर लिखा हुआ है 60, इसका टोटल भी दे रखा है। तो टोटल 60 का मतलब क्या है कि सारी फ्रीक्वेंसीज का सम आपको 60 दे रखा है, तो गिवन 45 x plus y is equal to 50। n is equal to 60, तो कितना हो गया 5 plus 20 25, 25 plus 15 40, 45 हो गया, है ना। तो x plus y plus 45 is equal to 60, इसको इधर ले जाओ, x plus y is equal to 60 minus 45, x plus y is equal to 15, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद ये देखिएगा कि उसके बाद ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, जब भी मीडियन की बात करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ कैसे निकलेगी वो देखो आप। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहली वाली वैल्यू तो एक्जैक्टली सेम आ जाती है, तो 5 आ गई, दूसरी वाली वैल्यू आएगी दिस प्लस दिस, तो ये हो गया 5 प्लस एक्स। फिर अगली वैल्यू आएगी दिस प्लस दिस, तो 5 प्लस एक्स प्लस 20, यानी कि 25 plus 25 प्लस एक्स। फिर 25 प्लस एक्स प्लस 15, ये 40 plus x 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स प्लस वाई, 45 plus x, और ये आ गया 45 प्लस एक्स प्लस वाई। तो ये हमारे पास आ गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इस क्वेश्चन में मीडियन दे रखा है इन्होंने 28.5, ठीक है। अगला दिया है जो मीडियन है, मीडियन दे रखा है 28.5।
मीडियन 28.5 है, तो जैसे मोड दे रखा था पिछले वाले क्वेश्चन में 39, तो हमने ये देखा था 39 किस क्लास इंटरवल में लाई करता है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर देखेंगे, मीडियन 28.5 है, तो ये देखेंगे मीडियन कौन सी वाली क्लास इंटरवल में लाई करता है, तो 28.5 इसमें लाई करेगा 20 से 30 में, है ना। तो मीडियन क्लास है 20 to 30, मीडियन क्लास हो गई 20 से 30, मीडियन दे रखा है 28.5, मीडियन का फॉर्मूला लिखें L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच इज इक्वल टू 28.5, ये मीडियन का फॉर्मूला होता है। अब L का मतलब क्या है, अब L का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है 20, यहाँ लिखो 20 प्लस n/2, n क्या है सबका सम 60, तो n/2 कितना हो जाएगा 30, है ना, तो ये हो गया 30। यहाँ CF होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास तो ये है, मीडियन क्लास तो ये वाली है, तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो ये हो गई, तो प्रीसीडिंग मीडियन क्लास ये हो गया, तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी है यानी कि 5 + x, तो 30 माइनस 5 + x, गलती मत करना, आप लोग क्या करते हैं कि माइनस यहाँ लगा हुआ है लिख दो बस 5 + x, अरे 5 + x पूरी वैल्यू है तो उसको ब्रैकेट में लिखो, ठीक है। तो 30 माइनस 5 + x अपॉन स्मॉल f क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास तो ये है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 20, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो फ्रीक्वेंसी क्या है 20 मल्टीप्लाइड बाई एच, एच का मतलब क्लास विड्थ कितनी है, तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 कितनी हो गई 10 हो गई, तो 10 इज इक्वल टू 28.5, 10 1 सा 10, 10 2 सा 20, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो 20 है इस 20 को उस तरफ ले जाओ आप, x के लिए 2 आ रही है। हाँ अभी देख रहा हूँ, 30 माइनस 5 माइनस x अपॉन 2 इज इक्वल टू 28.5 माइनस 20, तो 30 माइनस 5 कितना हो गया 25 माइनस x अपॉन 2, 28.5 माइनस 20 कितना हो गया 8.5, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 है तो 25 नहीं 28.5 तो आ रही है, x की वैल्यू आ गया। 8.5 2 कितना हो गया 17 हो गया, तो माइनस x इज इक्वल टू 17 माइनस 25 माइनस x इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस से माइनस लग गया x इज इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू तो 8 आ गई, और y की वैल्यू अब हम निकाल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, y की वैल्यू क्या हो गई 7, x प्लस y इज इक्वल टू 15, y की वैल्यू आ गई 7, बताइए क्लियर है, ठीक है। केवल 14.3, 1, 2 और 3 बस ये दो ही एक्सरसाइज आपको करनी है इसमें। अच्छा मेरे को बताइए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कहीं कोई डाउट है तो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में मैंने एग्जांपल 1, 2 और शायद 3 करवाया था और 4 करवाया था, उसके बाद 4 क्वेश्चंस दिए थे, हाँ करे चारों, शुरू के 4 क्वेश्चंस नहीं, जब मैं पूछता हूँ ना आप सबके चेहरे ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल ब्लैंक, और सबको ऐसा लगता है कि मुझसे ना पूछ लें, मुझसे ना पूछ लें, क्यों कर लिया आज तुमने डॉट बनाकर भेज दिया था, बस डॉट भेज दिया था मेरे को, बोला करो शांत रहते हो। हाँ भाई 4 क्वेश्चन, कौन सा तुमने तो सारे कर लिए होंगे।
अच्छा चलो तो क्वेश्चन नंबर 5 देख रहा हूँ, एक्सरसाइज 13.1 का। 4 करना जरा खुद, और जहाँ डाउट आए रोक देना बीच क्लास में। जैसे ये 4 क्वेश्चन मैंने करे थे, मेरे से ये हुआ नहीं तो पूछना भाई, पूछने का काम तो आप ही का है, ठीक है। चलिए मिटा रहा हूँ मैं। ये कार्बन का टेस्ट जिस जिसने नहीं दिया था उनकी तैयारी हो गई कि नहीं, ये बताओ भाई, मुझे देखकर याद आया मुझे। चलिए देखिए एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5। Question 5. A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block. जैसे एक बड़ी सी आइसक्रीम की ब्रिक खुलती है और शादी में स्टॉल लगे रहते हैं ना आइसक्रीम के, तो उसमें से वो ऐसे करके एक डिप्रेशन, यानी कि वो गड्ढा काट के वो एक स्कूप काट कर निकालता है, तो उसके अंदर एक गड्ढा बन जाता है, उसी को बोलते हैं हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। और फिर उस हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को कोन के ऊपर रख कर दे देता है। खाओ, ठीक है। इसके मुंह में पानी आ गया। उसके बाद देखिए, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। तो ऐसा हो गया कि ये एक ना क्यूब है, अब यहाँ से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन काट कर बाहर निकाल दिया गया, और क्या इन्होंने बोला, सच दैट द is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube, is equal to the edge of the cube। इसका मतलब वो ना ऐसे हाँ ऐसे टच हो रहा है इसमें। जितना मैक्सिमम निकालेंगे। हाँ सर ज़्यादा नहीं निकाल हाँ पूरा निकाल लिया, क्या हो गया। आइसक्रीम का तो एग्जांपल लिया था मैंने, यहाँ आइसक्रीम थोड़ी है, तो वुडन ब्लॉक लकड़ी की आइसक्रीम खाओगे तो वुडन है लकड़ी की आइसक्रीम खाने का टैलेंट तुम्हारे ही अंदर है। सर मैं आइसक्रीम लेके चल रहा था। अच्छा चलिए जी, तो ये इस तरीके से इसमें से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन जो है वो काट कर बाहर निकाल लिया गया। अब अगर इसको, ये तो फ्रंट व्यू है इसका, अगर इसका टॉप व्यू देखा जाए। अच्छा एक चीज और, उन्होंने बोला कि डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब। तो जो क्यूब है ना, क्यूब का जो एज है यानी कि जो साइड दे रखी है वो एल है, मतलब इसका लेंथ भी एल, इसका ब्रेथ भी एल और इसका हाइट भी एल। ये हो गया। अब अगर टॉप व्यू देखा जाए, ऊपर से देखा जाए तो ऊपर से गैस क्वेश्चन में ऊपर एक बार हाँ निकालना है। अच्छा वो एनसीईआरटी की बुक थोड़ी हैवी होती है ना। डिटरमिन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, बचे हुए सॉलिड का सरफेस एरिया, ठीक है हो जाएगा। तो ऊपर से अगर देखें कि टॉप व्यू है तो ऐसा दिखाई देगा, मतलब उसका जो डायमीटर होगा ना वो इसके एज के बराबर होगा। तो इसका मतलब इसका रेडियस कितना हो गया, L/2, रेडियस L/2 हो गया, ठीक है। जो ऊपर से हमने ये काट कर निकाला है तो इसका जो डायमीटर है वो इसके L के ही बराबर होगा। तो रेडियस कितना हो गया, R इज इक्वल टू L/2। ऊपर से देखूंगा तो बस ये सर्कल सा दिखाई देगा।
अब वो बोल रहे हैं फाइंड द हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। क्यूबिकल वुडन ब्लॉक यानी कि पूरा खोखला नहीं है ब्लॉक, पूरा का पूरा लकड़ी का बना हुआ सॉलिड ब्लॉक है, ठीक है। सच दैट द डायमीटर अराउंड द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, डिटरमिन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड कैसे निकालेंगे भाई? देखिए, अगर क्यूब के सरफेस एरिया की बात करी जाती है तो क्यूब के होते हैं 6 फेसेस, ठीक है। क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, उसके 6 फेसेस होते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सीधे सीधे फेसेस कितने बचे? 5 फेसेस बचे, ठीक है। तो 5 तो फेस हो गए, और ये जो टॉप व्यू है, इस टॉप व्यू का जो फेस होगा, उस फेस में से पहले तो ये सर्कल माइनस कर दो, क्योंकि उस पर मेरे को इतना 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 और इतना ये मेरे को दिखाई देगा, ठीक है। और क्या दिखाई देगा? और दिखाई देगा मेरे को हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। तो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन के अंदर अगर हम हाथ घुमाएंगे तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वो मुझे चाहिए होगा, समझ गए। तो अब आप ये देखिएगा कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड जो है, रिमेनिंग सॉलिड का मतलब सिर्फ इतना है कि भाई उसके अंदर से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन यानी कि एक हेमिस्फीयर काट कर निकाल दिया, तो वो निकाल कर फेंक दिया, तो जो बचा हुआ है, तो बचा हुआ यानी कि ये पूरा सॉलिड ही है, इसका पूरे का बताना मेरे को सरफेस एरिया। तो हम ये कहेंगे कि TSA of this solid is equal to area of 5 faces of cube, बल्कि ऐसा मत करो, ये लिखो एरिया ऑफ 6 faces of cube, TSA of cube minus CSA of hemisphere, है ना, TSA of cube माइनस एरिया ऑफ द टॉप सर्कल, area of the base of hemisphere एरिया ऑफ plus द CSA of hemisphere. बेस ऑफ हेमिस्फीयर। और बेस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा? वो ऊपर वाला सर्कल माइनस एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फीयर, ये हो गया, ठीक है। तो हमने क्या करा, बेस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? सर्कल ही तो होता है। तो ये जो है, ये मेरे को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है इतना ऊपर वाला, क्यों? क्योंकि ये खुला रहेगा, इसमें कुछ होगा नहीं, ठीक। अच्छा, जब इसमें टोटल सरफेस एरिया में से इतने को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास ये ऊपर वाला ये जो बचा हुआ कोने कोने का एरिया है ना, ये भी आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया में से हमने इतना माइनस कर दिया बीच का, ठीक है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि ये खोखला हो गया, इसके अंदर अगर हम हाथ घुमाएंगे तो क्या नजर आएगा? हाथ घुमाने से पता चल जाएगा कि भाई मैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर में हाथ घुमा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर मेरे को दिखाई दे रहा है, ठीक। तो क्या करेंगे? प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, तो एरिया ऑफ 6 फेसेस ऑफ क्यूब, 6 फेसेस ऑफ क्यूब का एरिया क्या होगा? 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो 6 इंटू एल का स्क्वायर। सर बेस ऑफ हेमिस्फीयर और CSA ऑफ हेमिस्फीयर पे टोटल सरफेस एरिया से नहीं कर देंगे? टोटल सरफेस एरिया ही तो है ये 6 फेसेस ऑफ क्यूब। नहीं, हेमिस्फीयर के जैसे बेस ऑफ हेमिस्फीयर, चाहे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर में से उसको सब्ट्रैक्ट कर लो, चाहे इसमें से कर लो, बात एक ही है। भाई आपको क्या करना है? टोटल सरफेस एरिया में से, सुनिए, टोटल सरफेस एरिया में से, टोटल सरफेस एरिया में से अगर आप एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो टोटल सरफेस एरिया में से, तो आपके पास बच क्या रहा है? आपके पास CSA ही तो बच रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसमें से इसको क्यों सब्ट्रैक्ट करा गया, ये मैं बताता हूँ आपको। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से इस सर्कुलर पोर्शन को क्यों सब्ट्रैक्ट करा गया? क्योंकि तभी मेरे को ये और ये मिलेगा, ठीक है। भाई 5 फेसेस का तो मिल ही गया ना, मैं 6 फेसेस में से ये ऊपर वाला गड्ढा जो है इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। अब जो ऊपर वाला गड्ढा है उसको सामने से ऊपर से अगर देखते हैं तो सर्कुलर नजर आता है, तो मैंने क्या करना है? मैंने उसमें से एक सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देना है, समझ गए। 6 फेसेस में से सर्कल जो ऊपर है ही नहीं। भाई टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि आप उसकी पूरी की पूरी सरफेस बताइए कि कितना एरिया आपको दिखाई दे रहा है। तो हम ये कहेंगे कि 5 फेसेस तो पूरे दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। एक बेस का, और ऊपर जो है ना, ऊपर एक ऐसे करके कर्व हेमिस्फीयर बना दिया गया है, ठीक। तो वो जो हेमिस्फीयर बनाया है, उस हेमिस्फीयर के मतलब ऊपर से ही तो निकाला है, ऊपर वाले फेस में से। तो 1 2 3 4, ये 4 छोटे छोटे से टुकड़े बच गए, इनका भी तो एरिया चाहिए ना। तो इसलिए मैंने टोटल सरफेस एरिया में से ऊपर का ये हेमिस्फीयर का बेस यानी कि सर्कल, हमने सर्कल माइनस कर दिया। सर्कल माइनस कर दिया तो हमारे पास
5 फेसेस बचे और 1 2 3 4 ये छोटा सा इतना पोर्शन बच गया। अब उसके अलावा क्या बचता है, उसके अलावा अंदर अगर हाथ घुमाएंगे तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बचता है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को ऐड कर दिया, आ गया टोटल सरफेस एरिया। समझ गए? ठीक है, माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर यानी कि पाई आर स्क्वायर क्या है, पाई L/2 का स्क्वायर प्लस CSO ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। सर मैं कह रहा था जैसे डायरेक्टली वो TSA ऑफ Q माइनस CSA ऑफ हेमिस्फीयर से भी कर सकते थे ना। नहीं, आपने क्या करा, आप कह रहे हो कि TS हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाल लिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आ गया 6L²। ठीक है, उसके बाद आप कह रहे हो कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर में से मैं उसको सब्ट्रैक्ट करूँ, वो गलत हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि उसमें क्या हुआ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर में से आप उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो हेमिस्फीयर में से सब्ट्रैक्ट कर दिया मान लिया, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर ये ऊपर का एरिया तो नहीं आएगा ना, ये है। इसलिए मैं हाँ बिल्कुल कोने भी तो निकालने हैं, कोने भी तो निकालने हैं भाई। हमने उसमें से ऊपर फ्लैट एरिया था, उस फ्लैट एरिया की जगह अब गड्ढा बन गया। ठीक है, तो जो गड्ढा बन गया वो तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया है, जो गड्ढा बन गया वो तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया है, तो वो तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2πr²। लेकिन उस गड्ढा बनने की वजह से ऊपर छोटे छोटे 4 कोने बचे हैं ना, वो 4 कोने कैसे निकलेंगे, ऊपर का जो पूरा एरिया है, जो स्क्वायर है ऊपर, भाई स्क्वायर वाले फेसेस होते हैं क्यूब में, तो ऊपर का जो एरिया है उसमें से आप सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वो 4 कोनों का एरिया बच जाएगा। नहीं समझे? ठीक है, तो देखिएगा ये क्या हो गया, 2πr² माइनस πr², तो क्या बचेगा, केवल πr²। प्लस का आंसर देखना एक बार। स्क्वायर और 4 और ब्रैकेट में पाई प्लस 24। क्या, अच्छा ये मतलब कॉमन लेकर कर रखा है। इन्होंने यहाँ से L² ले लिया कॉमन और ब्रैकेट में बच रहा होगा 24 प्लस π/4, ये है ना। सर 4 भी कॉमन लेना। अच्छा जी, 4 भी सही बात। और मीटर कुछ दे ही नहीं रखा था शायद, ये दे रखा यूनिट्स नहीं दे रखा, यूनिट स्क्वायर अगर यूनिट स्क्वायर ना लिखते तो नंबर कट जाएंगे भाई, यूनिट के नंबर तो बनते हैं, यूनिट तो आपको लिखनी पड़ेगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, दवा का जो कैप्सूल है वो खोलकर देखा है कभी किसी ने? खोलकर देखा है? उसके अंदर से दवा निकलती है, अब वो नहीं खाई जाती, वो बहुत कड़वी होती है। ठीक है ना, तो इसीलिए वो कैप्सूल के अंदर डाली जाती है कि बस वो चली जाए सीधा सीधा अंदर। और वो कैप्सूल जो है वो जेलेटिन का बनता है, वो जेलेटिन जो है वो जैसे ही आप उसको मतलब स्वेलो करते हो तो वो अंदर जाकर डिजॉल्व हो जाता है बॉडी के अंदर। ये नहीं कि वो प्लास्टिक है, सर वो पानी में भी डिजॉल्व होता है ना। सर वो पानी में भी डिजॉल्व होता है ना, वो डिजॉल्व हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में रंग के कैप्सूल आते हैं, हाँ रंग के कैप्सूल आते रंग हैं। की भी आते हैं। A medicine capsule is in the shape of a cylinder with 2 hemispheres stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. देखिए भाई, कैप्सूल कुछ ऐसा होता है कि सिलेंडर है और सिलेंडर के दोनों कोनों पर इधर एक हेमिस्फीयर लगा दिया और इधर एक हेमिस्फीयर लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ से और यहाँ तक की जो इसकी पूरे कैप्सूल की जो एंटायर लेंथ है, जो एंटायर लेंथ है वो दे रखी है 14 मिलीमीटर। और जो कैप्सूल का रेडियस है तो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का रेडियस इधर बनाओ इधर बनाओ इधर बनाओ कहीं भी बनाओ तो बराबर रहेगा। ठीक है, हेमिस्फीयर या स्फीयर तो उसका रेडियस कहीं पर भी बनाइए बराबर रहेगा। तो वो उसका डायमीटर दे रखा 5 मिलीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया, रेडियस हो गया 2.5। तो ये रेडियस इसका 2.5 मिलीमीटर। ठीक है,
अब वो कह रहे हैं भाई आप इसको कैप्सूल का, अब तो कैप्सूल अगर देखा होगा, मैं इसीलिए सवाल पूछा था कि कैप्सूल अगर आपने देखा होगा तो कैप्सूल में आप उसको बाहर से टच करें, तो बाहर से टच करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया तो नहीं दिखेगा ना, क्योंकि सर्कल जो है सिलेंडर का जो सर्कल वाला पोर्शन है, ये वाला और ये वाला, वो तो छुप गया ना अंदर। समझ गए भाई? जब आपने कैप्सूल बनाया तो कैप्सूल बनाते हुए ये एरिया थोड़ी दिखाई दे रहा है आपको, आप तो उसको टच कर रहे हैं कैप्सूल को बाहर से, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिखाई दे रहा है। इधर से टच कर रहे हैं तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इधर से टच कर रहे हैं तो अगेन कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? PSA ऑफ कैप्सूल is equal to CSA of cylinder plus CSA of sphere, क्योंकि एक पूरा स्फीयर बन गया। ठीक है। अच्छा एक चीज़ याद रखना, कोई भी बच्चा अगर मान लीजिए आप RD शर्मा या RS अग्रवाल से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें वो वाले क्वेश्चन मत उठाकर बैठ जाना कि ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, निकालो जी टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। और ये आपका सिलेंडर है, सिलेंडर का निकालो वॉल्यूम, वो मत करने बैठ जाना। यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर के ही आएंगे क्वेश्चन। ठीक, ये स्पेशली मेंशन कर रखा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर के क्वेश्चन आएंगे। जैसे ये वाला है, इस वाले में भी तो दो फिगर्स का कॉम्बिनेशन है, क्यूब का और हेमिस्फीयर का। यहाँ सिलेंडर और दो हेमिस्फीयर, समझ गए? CSA ऑफ सिलेंडर और CSA ऑफ स्फीयर बन गया, क्योंकि एक हेमिस्फीयर इधर एक हेमिस्फीयर इधर, अगर दोनों का सरफेस एरिया ऐड कर दिया जाए तो टोटल एक स्फीयर का सरफेस एरिया आता है। सर दिक्कत उनमें आती है जो क्या बोलते हैं सिलेंडर का पाइप और टैंक को जोड़ रखा है और उसकी स्पीड कोई नहीं, करेंगे ना अभी, करेंगे ना वो स्पीड वाले क्वेश्चन भी करेंगे, तो बताऊंगा उसका भी मतलब आसान तरीका बताऊंगा। ठीक है जी, ये करिएगा अपने आप। आज इतना ही करते हैं, बाकी कल देखते हैं। ओके।